नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं हूं सीएल सैनी, CDRK सैनी एजुकेशन क्लासेज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आप द्वारा हमारे चैनल की इस हेल्पलाइन डेस्क पर आपके पाठ्यक्रम से रिलेटेड जो भी टॉपिक हमें सेंड किए जाते हैं, अंडर 15 दिन में हम उन्हें हमारे चैनल पर आपको समझाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आज की लाइव क्लास के अंतर्गत हम चिंतन शैली की अवधारणा तथा चिंतन शैली एवं अधिगम शैली में संबंध के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अक्सर आपकी परीक्षाओं में ये टॉपिक पूछा जाता है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम चिंतन के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। जल्दी से क्लास को लाइक और शेयर कर दे। देखिए, जो हमारा चिंतन है, ये चिंतन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यहाँ पर चिंतन के द्वारा ही हम अधिगम करते हैं। देखिए, यहाँ पर चिंतन के बारे में सबसे पहले दिया हुआ है, चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है और ज्ञानात्मक व्यवहार का जटिल रूप है। यह शिक्षण, स्मरण, कल्पना आदि मानसिक क्षमताओं से जुड़ा रहता है। प्राय सभी प्राणियों में सोचने, समझने एवं चिंतन करने की क्षमता होती है, परंतु मनुष्य बुद्धि बल एवं चिंतन से अन्य प्राणियों से विकसित प्राणी है। दोस्तों, आप सभी को पता है, मानव को संसार का सबसे बुद्धिमान प्राणी माना जाता है और संसार के प्रत्येक मानव में जो उसकी बुद्धि है, ये बुद्धि जन्मजात होती है ऐसे तो, लेकिन हम अपनी मानसिक प्रक्रियाओं के द्वारा उन्हें अधिक विकसित कर सकते हैं। दोस्तों, जो हमारे मानव में जो हमारा मस्तिष्क होता है, इस मस्तिष्क में हमारी मानसिक प्रक्रियाएं चलती है। अब ये मानसिक प्रक्रियाएं किसी वस्तु, पदार्थ, तथ्य, व्यक्ति के बारे में चलती रहती है, और जो हम अपनी मानसिक प्रक्रियाएं संपादित करते हैं, उन मानसिक प्रक्रियाओं के द्वारा हमें ज्ञान मिलता है। हम किसी वस्तु, तथ्य या पदार्थ के बारे में सोचेंगे। देखिए, अभी मेरे पास ये पेन है, अब मैं इसके बारे में सोचूंगा, चिंतन करूंगा, तो हमारे मस्तिष्क में क्या होगा, मस्तिष्क उत्प्लावन होगा और मैं इस पेन के बारे में विस्तारित पूर्वक ज्ञान अर्थात अधिगम करने का मैं प्रयास करूंगा। तो यहाँ पर ये चिंतन प्रत्येक मानव में पाया जाता है, और यहाँ पर आपकी परीक्षा में औब्जेक्टिव के रूप में भी पूछा जा सकता है कि चिंतन किस प्रकार की प्रक्रिया है। तो ये एक मानसिक प्रक्रिया है जो संसार के सभी व्यक्तियों में पाई जाती है, और सभी व्यक्ति क्या करते हैं, अपने अपने हिसाब से सोचते हैं, समझते हैं और चिंतन करते हैं, अपने जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं, कक्षा में बहुत सारे बालक बालिका होते हैं, उनमें से कुछ बच्चों का जो चिंतन है वो तेज होता है, तो वो प्रतिभाशाली बालक बन जाते हैं। कई बालक ऐसे होते हैं जिनकी जो चिंतन शैली है वो न्यून होती है, यानी सोचने का तरीका, विचार करने का तरीका। तो यहाँ पर चिंतन के अंतर्गत हम चिंतन शैली यानी कि सोचने विचारने की क्षमता, तरीका वो कैसा है। तो जो बच्चे कम चिंतन करते हैं, तो उनकी जो चिंतन शैली है वो भी न्यून होती है, और चिंतन शैली न्यून होने से उनकी जो उपलब्धियां हैं, उनका जो परिणाम है वो भी न्यून तरीके से आता है। देखिए, अक्सर कई विद्यार्थी परीक्षाओं में फेल हो जाते हैं। वो क्यों हो जाते हैं? जब कक्ष में शिक्षक द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाता है तो वो ध्यान नहीं देते हैं, किसी वस्तु, पदार्थ या तथ्य के बारे में चिंतन नहीं करते हैं, और कई बार कई बच्चे तो अपनी परीक्षा को ऐसे ही मान लेते हैं कि फॉर्मेलिटीज है, और उस फॉर्मेलिटीज के चक्कर में फेल हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर हम अपने जीवन में जितना अधिक चिंतन करेंगे,
हमारा अधिगम उतना ही बढ़ेगा, हमारा विकास होगा और हमारी जो चिंतन शैली है वो भी विकसित होती चली जाएगी। तो जब टीचर कक्ष में पढ़ाए तो बच्चों की चिंतन शैली के विकास का कार्य भी करें। कक्षा में, विद्यालय में ऐसे कई कार्यक्रम, कई पाठ्यक्रम, कई प्रकरण ऐसे होते हैं जिनके माध्यम से कक्ष में टीचर बच्चों की चिंतन शैली का विकास कर सकता है, चिंतन करने का तरीका उन्हें बता सकता है। चिंतन के द्वारा वास्तविकता का पता लगाया जाता है और ये विज्ञान को जन्म देती है। चिंतन के द्वारा हम किसी न किसी लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। बिल्कुल 100 बात है सत्य। यहाँ पर हम अपने जीवन में जो लक्ष्य बनाते हैं उन लक्ष्यों की प्राप्ति चिंतन मनन के द्वारा ही संपादित की जा सकती है। दोस्तों, मैं आपको एक अच्छा उदाहरण बताता हूं। आपने जेम्स वाट का नाम सुना है, जिन्होंने बाप के इंजन का आविष्कार किया। डायरेक्ट उन्होंने बाप के इंजन का आविष्कार नहीं किया, उन्होंने चिंतन किया और चिंतन के द्वारा ही बाप के इंजन का आविष्कार किया। तो दोस्तों, मैं इससे संबंधित प्रसंग आपको बताता हूं कि एक दिन वो अपने घर पर रसोई में चाय बना रहे थे। जो चाय की केतली होती है, जब चाय की केतली में चाय का पानी उबलता है तो उबलने से भाप निकलती है। अब भाप निकलने से जो केतली का ढक्कन था ना, ये ऊपर नीचे होने लगा, धबा धब। तो उनका मस्तिष्क क्रियाशील हो गया, अर्थात उन्होंने चिंतन शुरू कर दिया कि यार ये जो पानी उबल रहा है और पानी उबलने से जो भाप निकल रही है, इस भाप में कितनी शक्ति है कि जो केतली का ढक्कन है ये भी ऊपर नीचे हो रहा है। तो यार क्षमता है, शक्ति है। तो ऐसा चिंतन करते हुए उन्होंने भाप के इंजन का आविष्कार किया। तो दोस्तों, जीवन में आप चिंतन करिए और आने वाली समस्याओं के बारे में चिंतन कीजिए, उनका समाधान कीजिए। जीवन में बड़ी से बड़ी समस्या आ जाए तो आपको पीछे नहीं हटना है, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं, समस्याओं का आगमन हमारे जीवन का एक पार्ट है, लेकिन उन्हें अच्छी तरह अपने जीवन से निकाल देना, उनका निदान करना एक आर्ट माना जाता है। तो इसलिए यहां पर चिंतन जरूरी है। मैं आपसे फिर कहना चाहूंगा, आप सब देश के भावी अध्यापक बन रहे हैं, अपने कक्ष में बच्चों को ऐसा चिंतन करने का तरीका बताएं कि वो देश के भावी नागरिक बने, वो अपने लक्ष्यों की प्राप्ति जरूर करें। यहां पर देखिए दोस्तों, गेरट ने चिंतन के बारे में हमें बताया है कि चिंतन एक प्रकार का अव्यक्त एवं रहस्यपूर्ण व्यवहार होता है, जिसमें सामान्य रूप से प्रतीकों, देखिए प्रतीक होते हैं, बिंब, विचार एवं प्रत्ययों का प्रयोग होता है। दोस्तों, यहां पर गेरट महोदय की ये परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी ये परिभाषा कई बार पूछी जा सकती है। तो यहां पर देखिए, इन्होंने चिंतन को अव्यक्त बताया है, क्योंकि चिंतन अव्यक्त का मतलब वो दिखाई नहीं देता, क्योंकि हर व्यक्ति अपने ही मन में अपनी मानसिक प्रक्रिया के द्वारा अंदर ही अंदर चिंतन करता है कि यार मैं डॉक्टर कैसे बनूंगा, मुझे क्या करना है, कितने पैसों की आवश्यकता होगी, या मुझे अच्छा टीचर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। ऐसा चिंतन यानी कि अव्यक्त चिंतन यहाँ पर होता है, और वो चिंतन रहस्यपूर्ण होता है, क्योंकि मान लीजिए अभी आप अपने मस्तिष्क में कुछ चिंतन करें तो मुझे थोड़ी ना पता है, और मैं चिंतन कर रहा हूं तो आपको पता नहीं है, तो एक रहस्य बना रहता है चिंतन में। ये अपना अपना चिंतन होता है। इसमें क्या होता है, अपने ही मस्तिष्क में बिंब प्रतिबिंब बनते हैं। जैसे हमारी मेमोरी हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन हम मेमोरी कार्ड की तरह अथाह ज्ञान अपने मस्तिष्क में इस मेमोरी केंद्र में भरते रहते हैं। इसी तरह चिंतन दिखाई नहीं देता, लेकिन बिंब प्रतिबिंबों के माध्यम से अंदर ही हमारे अंदर विचार, प्रत्यय आदि उत्पन्न होते रहते हैं, और हम अपनी समस्याओं के समाधान हेतु आगे बढ़ते हैं। गिलफोर्ड ने भी यहां पर चिंतन की एक परिभाषा दी है। चिंतन प्रतीकात्मक व्यवहार है,
यह सभी प्रकार की वस्तुओं और विषयों से संबंधित होता है। बिल्कुल राइट बात हमारे यहाँ पर गिलफोर्ड महोदय ने कही है, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं, जीवन में हमारे प्रयोग होने वाली सुबह से उठने से लेकर सोने तक अपने परिवार में, समाज में, विद्यालय में, जहां पर भी आप जाते हैं, आपको जो वस्तु पदार्थ या तथ्य दिखाई देते हैं, मानव दिखाई देते हैं, उन सब के बारे में हम क्या करते हैं, उन सब के बारे में हम चिंतन करते हैं। और वहां पर उनके प्रति जो चिंतन करने की शैली होती है ये हमारी अलग अलग होती है। हम उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या विचारते हैं, वे व्यक्ति हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चिंतन कर रहे हैं। कई बार हम कह देते नहीं यार अपने दिमाग में आप मेरे बारे में सोच रहे हो, फिर वो कहता है कि नहीं मैं आपके बारे में नहीं सोच रहा था, मैं तो मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में सोच रहा था कि उसने मेरे को कैसे चप्पल जूते से कुटाई की यार। तो इस तरह कई प्रकार का चिंतन हमारे जीवन में होता रहता है। तो यहाँ पर देखिए ये गेरट और गिलफोर्ड की ये चिंतन शैली की परिभाषा है। इसके बाद हम चिंतन शैली और अधिगम शैली में संबंध। दोस्तों मैंने आपको शुरू में ही बता दिया है, चिंतन के द्वारा हमारे अधिगम का विकास होता। पहली बात तो जितना बालक बालिका चिंतन करेगा हमारा अधिगम परिपक्वता की ओर, दृढ़ता की ओर, स्थायित्व की ओर बढ़ता जाएगा। अब देखिए इसमें समस्या समाधान की दृष्टि से ये पहला संबंध है। चिंतन के द्वारा समस्या समाधान होता है। व्यक्ति का व्यवहार जब उसे विचलित करता है तो समस्या उत्पन्न होती है। ये समस्या ही चिंतन को जन्म देती है। देखिए जीवन में समस्या आएगी तभी तो हम उनका समाधान करेंगे। अब समाधान करने के लिए दोस्तों हमें चिंतन की आवश्यकता होती है। हाँ, तो यहाँ पर समस्याओं का आना भी जरूरी है। जिस व्यक्ति के जीवन में समस्याएं नहीं आई ना तो वो चिंतन नहीं कर सकता। और सबसे अधिक चिंतन का विकास समस्याएं आने से होता है। हम कई मुसीबतों में फंस जाते हैं, हमारे सामने कई चुनौतियां आ जाती है तो हम चिंतन करते हैं कि यार एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाना है। देखिए अभी दोस्तों आप लोगों को पता है ना, मेरा ये पूरा डिजिटल पैनल ही खराब हो गया था और मैं मानसिक तनाव में आ गया था। तो मैंने भी कई प्रकार का चिंतन किया कैसे डिजिटल पैनल को ठीक कराऊं। तो पता है ना, मैंने आपको बता भी दिया कि एक दिन जब मैं सुबह जो ही सोने के बाद उठा तो मैंने मैडम से कहा कि आप तो जूते चप्पल की माला बनाओ। और हमने वो वीडियो अपलोड किया और वीडियो अपलोड करते ही कंपनी वालों का फोन आ गया, साहब हम तो आपका डिजिटल पैनल गारंटी मानते हैं और इसको सही कर देंगे। तो इन्होंने जल्दी हमारा नया डिजिटल पैनल ला कर दे दिया। तो ये चिंतन के द्वारा इस हुआ। दोस्तों मैं चिंतन नहीं करता तो अपना आज ये डिजिटल पैनल वापस नहीं आता और मेरी इतनी क्षमता भी नहीं है, आप सब जानते हैं। तो जल्दी से आपकी ये जो मैं अभी क्लास दे रहा हूं वो भी नहीं ले पाता। तो यहाँ पर समस्याओं के द्वारा जीवन में समस्याएं आएगी ना, समस्याएं उत्पन्न होगी तभी हम उनका समाधान खोजेंगे और उसके लिए हम चिंतन का विकास करेंगे। अब समस्याओं का जब समाधान हो जाता है तो हमारा अधिगम बढ़ जाता है कि समस्या का समाधान हमने कैसे किया। इसके बाद दूसरे प्रकार की दृष्टि से उद्देश्य पूर्णता की दृष्टि से चिंतन शैली और अधिगम शैली में संबंध है। चिंतन में कल्पना आदि का कोई स्थान नहीं होता है, अतः ये क्रिया उद्देश्य पूर्णता की ओर अग्रसर रहती है। बिल्कुल यहाँ पर हम चिंतन करते हैं, उसके द्वारा हमारे उद्देश्य, हमारे लक्ष्य की प्राप्ति होती रहती है। चिंतन मनन करेंगे तभी हमारा विकास होगा अर्थात हमारा अधिगम होगा। इसी प्रकार संज्ञानात्मक प्रक्रिया की दृष्टि से भी चिंतन शैली और अधिगम शैली में संबंध है। यह स्वतः नहीं होती है बल्कि यत्न करना पड़ता है। यत्न में चुनाव, सीखना, वाद विवाद आदि प्रक्रियाओं के द्वारा ही चिंतन संभव हो पाता। बिल्कुल दोस्तों मैंने कल भी आपको एक क्लास में बताया था कि हम अपने जीवन में कार्य नहीं करेंगे, घर पर बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। देखिए बैठे रहेंगे तो कोई खाना भी नहीं देगा। जैसे शेर अपनी नाद में, अपनी गुफा में बैठा रहेगा
तो भूखे मर जाएगा। उसे अपने शिकार के लिए बाहर निकलना ही पड़ेगा अपनी गुफा से, तभी जाकर वो शिकार करेगा, अपना पेट भरेगा। इसी तरह हम जीवन में अधिगम करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें जाना ही पड़ेगा, चाहे शिक्षा क्षेत्र में जाओ या समाज में जाओ, कहीं पर भी जाओ, हमें बाहर जाकर चिंतन करना पड़ेगा। हमारी जो संज्ञानात्मक यानी कि समझ संबंधी जो चिंतन है, समझ संबंधी जो अधिगम है, ये यहां पर बाहर निकलने से ही होगा। इसी तरह प्रतीकात्मक क्रिया, यह मुख्य रूप से प्रतीकों पर आधारित मानसिक प्रक्रिया है। देखिए, चिंतन शैली और अधिगम शैली प्रतीकों पर आधारित होती है। देखिए, अभी अभी मैंने बताया था आपको, जब हम किसी वस्तु पदार्थ या तथ्य के बारे में चिंतन करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में कई तरह के बिंब प्रतिबिंब बनते हैं, प्रत्ययों का निर्माण होता है, हम सोचते हैं, समझते हैं, विचार आते हैं, और जब समस्या का समाधान होता है तो यहाँ पर ये प्रतीकात्मक क्रियाओं के माध्यम से भी यहाँ पर आपस में चिंतन शैली और अधिगम शैली में सहसंबंध होता है। तो यहाँ पर चिंतन शैली मानसिक रूप से विचार करने की ज्ञानात्मक प्रक्रिया है जो विभिन्न प्रतीकों के सहारे चलती है और अधिगम सक्रिय सहयोग देती है। बिल्कुल, यहाँ पर जितना चिंतन करेंगे हमारा अधिगम उतना ही बढ़ता जाएगा, हम अपने जीवन में सीखेंगे। दोस्तों, आप जब मैथ के सवाल हल करते हैं तो आप चिंतन करते हैं, तभी वो सवाल आपको अच्छी तरह समझ में आता है। इसी तरह हम गणित ही नहीं, साइंस ले लो, हिंदी ले लो, सामाजिक ले लो। देखिए, इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो इतिहास में जो टॉपिक है उसके बारे में चिंतन मनन करना होता है, तभी जाकर वो टॉपिक हमें अच्छी तरह समझ में आता है। तो दोस्तों, आज की लाइव क्लास है, छोटा सा टॉपिक था लेकिन महत्वपूर्ण है, आपके परीक्षा में आ सकता है। तो मैंने आपको यहाँ पर चिंतन शैली की अवधारणा, चिंतन के बारे में, चिंतन शैली एवं अधिगम शैली में संबंध के बारे में बताया। दोस्तों, आज की लाइव क्लास आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। और दोस्तों, कल इसी समय फिर आपसे न्यू टॉपिक के साथ CDRK सैनी एजुकेशन क्लासेज में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। आप सब हमारे साथ इस लाइव क्लास में जुड़े, तो राम राम सा, बाय।